Assalamu alaikum dear students. A very good day to all of you. My name is Muhammad Ahsan Aslam and I am working as a subject specialist in chemistry at Divisional Public School and Inter Colleges Sahiwal. Let us start our today's lecture. तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। आज के हमारे लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे You should be able to understand the concept of isotopes, a very important technique which is known as mass spectrometry, construction and working of mass spectrometer. तो आज का लेक्चर हम आज के पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे जो कि है आइसोटोप्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये एटम्स की टाइप्स हैं कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होगा लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो हैं ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ऐसे एटम्स को उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहेंगे। ऐसे एटम्स को उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहेंगे। एग्जांपल्स, सबसे पहले आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इसके 3 आइसोटोप्स हैं। एग्जांपल के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है ये सेम है विच इज 6 और जो इसका मास नंबर है ये वेरी कर रहा है। जैसे पहले आइसोटोप में इसका मास नंबर है 12, दूसरे आइसोटोप के अंदर इसका मास नंबर है 13 और लास्ट एग्जांपल के अंदर इसका मास नंबर है 14। सेकेंड एग्जांपल है वेरी फेमस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके भी उसी तरह से 3 आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर तीनों में सबका सेम है लेकिन मास नंबर इनका क्या है? डिफरेंट है। पहले एग्जांपल में जिसका नाम है प्रोटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। सेकंड एग्जांपल ड्यूट्रियम, इसका मास नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और लास्ट एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में है ट्रिटियम जिसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 है जबकि इसका मास नंबर क्या है? 3 है। तो इन एग्जांपल्स को देखते हुए हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन इनका मास नंबर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ये जो आइसोटोपी का फिनोमिना है ये इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा साइंसदान था जिसने ये फिनोमिना डिस्कवर किया था। सो दिस फिनोमिना ऑफ आइसोटोपी वाज डिस्कवर्ड बाय सोडी इन 1913। Who discovered this phenomena? The phenomena of isotopy was discovered by Soddy in 1913. अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज हाउ डू आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्या ये आइसोटोप्स एक जैसे होते हैं या इनमें कोई फर्क होता है? तो देयर आर 3 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ईच आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 1 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। जैसे कि बेटा हमने एग्जांपल में देखा था कि इनका एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन इनका मास नंबर क्या था? डिफरेंट था। तो व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इनका मास नंबर डिफरेंट है तो लिहाजा इनमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। तो पहला बुनियादी डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। सेकेंड वन इज ऑब्वियसली जो कि डेफिनेशन में भी बताया था कि आइसोटोप्स में एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। थर्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद क्या होती है? जैसे इनका मास है, बताते खुद एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, इनकी डेंसिटी हो सकती है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करना जरूरी है, वो ये कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं डिफरेंट होती? केमिकल प्रॉपर्टीज तमाम आइसोटोप्स की सेम होती हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, तमाम आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये डायरेक्टली रिलेट करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और ये सेम एलिमेंट के ही आगे एटम्स हैं तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये लाजम क्या होंगी? सेम होंगी। तो इन आइसोटोप्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो ये 3 बुनियादी डिफरेंसेस थे जो कि आइसोटोप्स में होते हैं।
अब इसी से रिलेटेड बेटा कुछ इंफॉर्मेशन है जो लाजम हमें याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप्स, सिमिलरली निकल हैज 5 आइसोटोप्स, कैल्शियम हैज 6 आइसोटोप्स, पैलेडियम हैज 9 आइसोटोप्स, while tin has the most 11 isotopes। अब इसमें एक बात ये ज़हन में रखनी है कि ये इनकी नेचुरल एबिलिटी है कि किसी के 3 आइसोटोप्स हैं, किसी के 5 आइसोटोप्स हैं, किसी के 6 आइसोटोप्स हैं। इसके पीछे कोई केमिस्ट्री या कोई लॉजिक नहीं है कि किसी के 3 आइसोटोप्स हैं तो वो क्यों हैं, अगर किसी के 11 आइसोटोप्स हैं तो इसके 11 आइसोटोप्स होने की वजह क्या है। ये जो आइसोटोप्स होते हैं बेटा ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। Another information to remember, it is the trend which is observed in their isotopic phenomena. Elements with odd atomic number never possesses more than 2 stable isotopes. What is the point? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर होता है लाइक सोडियम 11, इनके आइसोटोप्स की तादाद मोस्टली 2 से ज्यादा नहीं होती। अगर 2 से ज्यादा हो लेट्स सपोज तो उसके अंदर वो स्टेबल नहीं होते। इसके स्टेबल मैक्सिमम जो है ये 2 ही होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट विद इवन एटॉमिक नंबर्स हैव यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ये कॉमन ट्रेंड है जो ऑब्जर्व किया गया है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी इवन होता है और मोस्टली दे आर मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे आइसोटोप्स की तादाद क्या होती है, मोस्टली ज्यादा होती है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आइसोटोप्स ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, दे फॉर्म नियरली 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो जो आपकी अर्थ का क्रस्ट है ये मोस्टली इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। दे कंस्टिट्यूट 50% ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबंडेंस? अबंडेंस मींस पाया जाना, क्योंकि बेटा ये जितने भी किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं कुदरती तौर पर एक जैसे अकरस इनकी नहीं है। Each isotope element has its own natural abundance। हर एक आइसोटोप्स की तादाद जितना वो कुदरती तौर पर पाया जाता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। उसके अंदर अब सवाल ये था कि केमिस्ट्री में जब हम हाइड्रोजन एलिमेंट को स्टडी करेंगे तो कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसकी प्रॉपर्टीज हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मानेंगे या उन तीनों को डिफरेंटली हम लोग स्टडी करेंगे। तो नहीं, इस पॉइंट के अंदर हम इस बात को वाजे करते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो उसका मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है, जो प्रॉपर्टीज उसकी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन होता है उसका जो प्रोटियम वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस बाकी दोनों आइसोटोप्स की निस्बत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो उसके आइसोटोप प्रोटियम की होंगी। थर्ड पॉइंट इज एट प्रेजेंट 280 आइसोटोप्स अकर नेचुरली। तो कुदरती तौर पर 280 आइसोटोप्स जो हैं ये कुदरती तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स? ऐसे आइसोटोप्स बेटा जो खुद ब खुद डिकम्पोज होते हैं या उनको किसी आर्टिफिशियल मेथड के जरिए ब्रेक डाउन करवाया जाता है। ऐसे आइसोटोप्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसमें मैं आपको रेडियो एक्टिव में एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं इसके 3 आइसोटोप्स हैं और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? मोस्टली दे आर रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिविटी के अमल में क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो इन आइसोटोप्स के इस्तेमाल को देखते हुए आगे इनकी जरूरत के मुताबिक इनको क्रिएट भी करवाया जा सकता है, जिस अमल का नाम जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। तो देयर आर at least 300 unstable isotopes which are also present और इनको हमने artificial method से create करवाया हुआ है। Elements like arsenic, fluorine, iodine and gold, they have only single isotope। ऐसे elements जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। What are monoisotopic elements? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोरीन है या आयोडीन है। बेटा इसमें ना एक कंफ्यूजन होती है विच मस्ट बी क्लियर। जैसे ये आयोडीन है, एक सिंगल आइसोटोप का मतलब ये नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही एटम होगा, नहीं। इसका मतलब ये होगा कि आयोडीन के 2 तरह के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक में उनका एटॉमिक नंबर 121 है और दूसरा 131 है। तो ये टोटल एटम्स 2 तरह के होंगे जिनमें से इनको आइसोटोप हम सिर्फ एक कंसिडर करेंगे।
तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, एक तो वो कुदरती तौर पर खुद एटम होगा, एक उसका साथ ऐसा एटम भी होगा जिसका मास नंबर डिफरेंट होगा, तो हम उस एटम को आइसोटोप का नाम देंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक और आइसोटोप एग्जिस्ट करता है उसे हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये आपके सामने एक टेबल है, टेबल के अंदर कुछ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस है। जैसे इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की आपको नेचुरल अबंडेंस उसने शो की है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर 1 है, उसकी अबंडेंस 99.985% है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि यही सबसे मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है, तो लिहाजा जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होंगी वो इसी आइसोटोप की प्रॉपर्टीज जो है वो कंसीडर की जाएंगी। सिमिलरली कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 14, कार्बन 13 एंड कार्बन 12, लेकिन जो कार्बन नंबर मास नंबर 12 वाला कार्बन का आइसोटोप है, इसकी अबंडेंस है 98.89%। तो इसका मतलब जो कार्बन की प्रॉपर्टीज होंगी वो इसी आइसोटोप की प्रॉपर्टीज होंगी। सिमिलरली टेबल के अंदर दूसरे एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स और साथ में उनकी अबंडेंस आपको दिखाई गई है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन नॉलेज। तो ये था बेटा नेचुरल अबंडेंस ऑफ सम कॉमन आइसोटोप्स। इसमें हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है इस टेबल से कि कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जो बाकी आइसोटोप्स की निस्बत कुदरती तौर पर ज्यादा अबंडेंट होते हैं। उसके बाद आज का हमारा जो मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड द टेक्निक विच इज वेरी फेमस नोन एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री? वो टेक्निक जिसकी मदद से हम आइसोटोप्स के एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस और उनकी सैंपल के अंदर अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं, उस टेक्निक का नाम मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। अगेन डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री? Mass spectrometry is a technique which is used to calculate the exact atomic masses and natural abundance of isotopes is known as mass spectrometry. For this purpose, which instrument we use is known as mass spectrometer. तो exact atomic masses और उनकी abundance find करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उस टेक्निक का नाम mass spectrometry है, और इस मकसद के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है mass spectrometer। यहाँ पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस। इन प्रीवियस लेक्चर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट लिया था, उसके अंदर आपको ये बताया गया था, जस्ट टू रिवाइज, कि जो एटॉमिक मासेस होते हैं बिकॉज एटम्स आर सो स्मॉल, इस वजह से उनका एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हमने उनको रिलेटिव एटॉमिक मासेस कार्बन C12 के साथ कंपेयर करके जो है वो कैलकुलेट किए थे। लेकिन आज इस टेक्निक की मदद से हम तमाम एलिमेंट्स आइसोटोप्स के जो है वो एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस जो हैं फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया गया था ये था फ्रांसिस एस्टन इन 1912, और उसको इसी इन्वेंशन की बुनियाद के ऊपर इसी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए 1922 में इसी फील्ड में मास स्पेक्ट्रोमेट्री में नोबेल प्राइज भी दिया गया। सो फर्स्ट एवर मास स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइन्ड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स बाय फ्रांसिस एस्टन इन 1912 एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द सेम फील्ड। लेट अस हैव अ लुक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। Second, the most modern mass spectrometer was designed by Dempster. इसके जो मास स्पेक्ट्रोमीटर की खूबी थी वो ये थी कि अगर आपके पास कोई भी सैंपल, इवन इट इज अवेलेबल इन द सॉलिड स्टेट, तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर भी उस सैंपल का एनालिसिस करने की एबिलिटी रखता है। तो दिस वाज अ मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल on which mass spectrometer works is, असल में ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये आपके सैंपल के अंदर आइसोटोप्स को उनके मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद के ऊपर क्या करता है, अलग अलग करता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर मास टू चार्ज रेशियो। जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, कोई से दो आइसोटोप्स की मास टू चार्ज रेशियो कभी भी सेम नहीं हो सकती। जब ये रेशियो सेम नहीं हो सकती तो इसी को हमने बेस बनाकर इनकी बुनियाद के ऊपर हम इसकी सेपरेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई से दो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स में उनका मास डिफरेंट होता है। जब हम इनको आयोनाइज कर लेंगे, इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, चार्ज इनके ऊपर एक जैसा रहेगा
क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, मास नंबर इनका डिफरेंट होता है, तो जब भी आप इनकी मास टू चार्ज रेशो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये हमेशा एक आइसोटोप की दूसरे से क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इसी बेसिक प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर हम इन आइसोटोप्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। So what is the basic principle of mass spectrometry? In this instrument, isotopes of elements are identified and their exact atomic masses are determined on the basis of different mass to charge values of isotopes. Working steps: सबसे पहले वेपराइजेशन, फिर उसके बाद सैंपल को आपने आयोनाइज करवाना है। देन इट इज अबाउट एक्सेलरेशन, जो आयंस प्रोड्यूस होंगे हमने उनको एक्सेलरेट करना है। देन दे आर differentiated by magnetic analyzer. Step number 5 है ion collector and at last recorder. तो these are the working steps जिनको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ये इसी सीक्वेंस के अंदर हम इनको पढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो क्या करता है, काम करता है। सबसे पहले जो भी सैंपल आप मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एनालिसिस के लिए लेके आएंगे उसको ये वेपराइज करेगा, उसके बाद उसकी आयोनाइजेशन होगी, देन इट इज एक्सेलरेटेड, देन इट इज डिफरेंशिएटेड बाय मैग्नेटिक एनालाइजर, फिर आयन कलेक्टर जो है वो इनको कलेक्ट करेगा और रिकॉर्डर जो है वो इनकी करंट की पीक्स और नेचुरल अबंडेंस हमें शो करवाएगा। तो सबसे पहला स्टेप था वेपराइजेशन। यहाँ पे सैंपल आपका जिस भी फॉर्म के अंदर होगा, चाहे वो सॉलिड या लिक्विड फेज के अंदर है, तो उसको सबसे पहले हीट करके हम उसको वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक बात यहाँ पे वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर जो प्रेशर होगा ये लो रखना है, क्योंकि गैसियस फॉर्म के अंदर अगर रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर के ऊपर वेपर्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से वहां पे क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से ये जो आयंस बनते हैं इनके दोबारा से न्यूट्रल एटम बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मस्ट बी केप्ट इन आवर माइंड, दैट pressure of the vaporization chamber must be kept very low and it is in the range of 10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power minus 7 torr. Let us see the working of vaporization chamber, how it works with the help of an animated video. इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। ये एक आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें ये आपके पास है स्लिट ए, स्लिट बी, स्लिट सी, स्लिट डी एंड स्लिट ई। इसके अंदर स्लिट ए और बी के दरमियान ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास है वेपराइजेशन चैम्बर। यहाँ पे सैंपल को वेपराइज करने के लिए हमने हीटिंग कॉइल्स लगाई हुई। फिर उसके बाद बी और सी के दरमियान ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास आयोनाइजेशन चैम्बर है। यहाँ पे आपके वेपर्स को आयोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। फिर उसके बाद सी और डी के दरमियान यहाँ पे आपने पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करते हुए यहाँ पे अपने आयंस को क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। जैसे ही एक्सेलरेट होंगे तो ये इस स्लिट डी में से पास होकर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनको इनके मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद के ऊपर क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो लेट अस सी द वर्किंग ऑफ वेपराइजेशन चैम्बर। हियर इज योर सैंपल व्हिच इज इंसर्टेड। आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपका सैंपल है ये अभी लिक्विड या सॉलिड फेज के अंदर है। ये जैसे ही आपका स्लिट ए और बी के दरमियान आता है तो यहाँ पे जो हीटिंग कॉइल है ये इसको क्या करती है, हीट करती है और हीट करने के बाद इसको वेपर फेज में कन्वर्ट कर देती है। जैसे ये वेपर फेज में कन्वर्ट होता है तो ये आगे स्लिट बी और सी के दरमियान चला जाता है। यहाँ पे आगे अगले स्टेप के अंदर ये क्या होगा, आयोनाइज होगा। क्या होगा, आयोनाइज होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका आयोनाइजेशन। तो जैसा कि हमने एनिमेटेड वीडियो के अंदर भी देखा कि वेपराइजेशन के बाद हमने आगे इसको शिफ्ट कर देना है आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। यहाँ पे वेपर्स आर देन अलाउड टू एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर वेयर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन अपॉन देम। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में इलेक्ट्रॉन्स टकराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। ये जो इलेक्ट्रॉन गन होती है ये मोस्टली आपके पास टंगस्टन मेटल का फिलामेंट होता है, जिसको हीट करने से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके सैंपल के साथ जाकर स्ट्राइक करते हैं और उसको आयोनाइज करते हैं। वेपर बिकम्स पॉजिटिव आयन ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट इन देम। तो बेटा यहाँ पे जो आपके जितने भी सैंपल के अंदर आइसोटोप्स होंगे ये सारे के सारे आयोनाइज होने के बाद पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए इसी आयोनाइजेशन के स्टेप को हम लोग देखते हैं।
ये वो वेपर था जो आपका हीटिंग कॉइल से वेपराइज होकर स्लिट बी और सी के दरमियान यहाँ पे आ गया। ये आपके पास जो है ये है इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के बाद ये आपके इस आइसोटोप के साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद ये जो आपके एटम्स हैं ये आयोनाइज होते जाएंगे और यहाँ से आयोनाइजेशन के अमल में जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लगा हुआ है। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन के अमल के बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो आपका आइसोटोप का एटम है जो आयोनाइज होकर पॉजिटिव आयन बन गया है ये सिर्फ और सिर्फ आगे स्लिट सी में से क्या होंगे, पास होंगे। तो ये था आपके पास स्टेप नंबर 2 आयोनाइजेशन। इस स्टेप के अंदर हमने देखा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है वो इलेक्ट्रॉन इस आइसोटोप के एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है जो यहाँ पे इनको कलेक्ट करता जाता है और ये जो आपका आइसोटोप का एटम था ये आयोनाइज होने के बाद स्लिट सी और डी के दरमियान चला जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 to 2000 वोल्ट्स इज अप्लाइड बिटवीन परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, यहाँ पे आपने एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगाई हुई हैं। ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स बेसिकली क्या होती हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का इसे हम यहाँ पे ग्रिड का नाम भी देते हैं। ये परफोरेटेड होगी प्लेट तो पोटेंशियल का डिफरेंस हाई होने की वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्शन की वजह से क्योंकि ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो है ये 500 से 2000 वोल्ट्स तक होगा तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से ये क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट। क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद अगला स्टेप है मैग्नेटिक एनालाइजर। स्टेप नंबर 4 इज मैग्नेटिक एनालाइजर। तो स्टेप नंबर 3 में वो इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्सेलरेट होंगे और आपकी स्लिट डी और ई के दरमियान चले जाएंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। इन आयंस को हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से पास करना है। असल में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो इन आइसोटोप्स को एक दूसरे से क्या करेगा, सेपरेट करेगा। किस बुनियाद पे सेपरेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर मास टू चार्ज वैल्यूज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर चार्ज पार्टिकल जो होता है ये एक मैग्नेट होता है। जब किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो उस मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से वो जो टाइनी मैग्नेट होगा, हमारा आयन होगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी आइसोटोप को सर्कुलर पाथ में से क्या करेगी, रिवॉल्व करवाएगी। और इसकी जो मास टू चार्ज वैल्यू है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, आपकी रेडियस के साथ, जो आपके आयन का सर्कुलर पाथ का रेडियस बनेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि जो मास टू चार्ज वैल्यू है, जिस आइसोटोप की मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगी उसका रेडियस भी ज्यादा होगा और अगर मास टू चार्ज रेशियो कम है तो उसके सर्कल का रेडियस भी कम बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद के ऊपर आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग अलग करेगा। कैसे अलग अलग करेगा, क्योंकि उनकी मास टू चार्ज रेशियो एक जैसी नहीं है, लिहाजा जिस सर्कुलर पाथ के अंदर वो रिवॉल्व करेंगे तो उनका जो रेडियस होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट भी, अगर ये जो डिनोमिनेटर के अंदर ई है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इससे ये पता चलता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें तब भी आपका रेडियस जो है वो आइसोटोप्स के सर्कुलर पाथ का चेंज हो सकता है। तो हम आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं उनके रेडियस को चेंज करके, और ये जो रेडियस है ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, आइदर बाय एडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम एडजस्ट करते हुए आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। इसी वर्किंग को हम एक एनिमेटेड वीडियो की मदद से देखते हैं। ये देखें, स्लिट सी में से वो वाले आपके सैंपल के आयंस जो है वो पास होके आए थे। अब ये एक्सेलरेट हो रहे हैं बिटवीन स्लिट सी एंड डी। एक्सेलरेट होने के बाद ये स्लिट डी और ई के दरमियान आ जाएंगे। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनके ऊपर अप्लाई होगा और हमें इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से हम देख सकते हैं कि ये आइसोटोप्स एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं और सेपरेट होने के बाद ये डिटेक्टर के अंदर जाकर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। तो ये था आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 है आयन कलेक्टर। तो यहाँ पे
जो आयन आपका मैग्नेटिक एनालाइजर से होके गुजरेगा वो आयन कलेक्टर में आकर जमा होता जाएगा। जैसे ही वो आयन कलेक्टर में आकर स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद ये एक माइन्यूट सा करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हर एक आइसोटोप की जो करंट स्ट्रेंथ होगी वो दूसरे आइसोटोप से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो लिहाजा हर एक आइसोटोप की करंट स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर ली जाएगी, आयन कलेक्टर में मेजर कर ली जाएगी। तो इन आयन कलेक्टर ईच आयन व्हेन स्ट्राइक्स द आयन कलेक्टर इलेक्ट्रोमीटर set up a minute current. The strength of current set up by each isotope is thus measured. तो ये फंक्शन था किसका, आपके आयन कलेक्टर का। The strength of current is thus measured gives the relative abundance of isotopes of a definite mass to charge value. जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल के अंदर कोई एक आइसोटोप ऐसा है जो कुदरती तौर पर ज्यादा अबंडेंट है, तो इसका मतलब आयन कलेक्टर के अंदर वो वाला आइसोटोप आयन बन के तादाद में ज्यादा आएगा और वो जो मखसूस वैल्यू करंट की वो प्रोड्यूस करेगा वो बार बार आयन कलेक्टर के अंदर वही वाला जो करंट है वो तादाद में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जो इस बात की इंडिकेशन है जो आपके पास सैंपल है उस गिवन सैंपल के अंदर वो वाला आइसोटोप जो बार बार वही स्पेसिफिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो सैंपल के अंदर ज्यादा है। तो इसका मतलब इससे हमें उसकी रिलेटिव अबंडेंस का अंदाजा होगा कि आपका जो सैंपल था उसके अंदर जो आइसोटोप है कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो बाकी आइसोटोप्स की निस्बत क्या है, ज्यादा है। अब यही वाला जो प्रोसेस है जो हमने अपने अननोन सैंपल के साथ किया है यही हम जो है वो कार्बन के C12 आइसोटोप्स के साथ परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से कार्बन का C12 वाला जो आइसोटोप है इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या होगा, आपकी एक स्पेसिफिक करंट जो है वो स्ट्रेंथ उसकी बनेगी। आयन कलेक्टर के अंदर जितना वो करंट प्रोड्यूस करेगा उसकी करंट स्ट्रेंथ को हम लोग जो है वो कंपेयर कर लेंगे अपने उस अननोन आइसोटोप्स के साथ। तो बाय कंपैरिजन वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट देयर एग्जैक्ट मासेस और मास नंबर ऑफ द आइसोटोप्स। तो कंपैरिजन विद C12 में द सेम एक्सपेरिमेंट इज देन परफॉर्म विद कार्बन मास नंबर 12 isotopes and current strength is measured. The strength of current set up by different isotopes is then compared. The comparison will allow us to measure the exact mass number of the isotopes. तो what are modern spectrometers या modern spectrographs? Modern spectrometers के अंदर जो आयन कलेक्टर होता है, आयन कलेक्टर के बाद एम्पलीफायर लगा होता है जो, क्योंकि ये करंट की वैल्यू जो है इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, हम इस करंट को क्या करते हैं थोड़ा सा एम्पलीफाई करते हैं और बाद में आगे रिकॉर्डर लगा हुआ है जो इस करंट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इस रिकॉर्डर के अंदर ये खूबी है कि ये कंप्यूटर जनरेटेड जो है वो ग्राफ प्लॉट करता है, उस ग्राफ को देखकर हमें उनकी नेचुरल अबंडेंस का अंदाजा होता है। लेट अस सी द वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। ये वो आयन जो बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्टर के अंदर आया था, जैसे ये एम्पलीफाई करते हैं करंट को रिकॉर्डर में जाते हैं, रिकॉर्डर के अंदर ये मास नंबर और नेचुरल अबंडेंस के अगेंस्ट जो है ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जो आपके पास पीक है ये आपको इसकी नेचुरल अबंडेंस के बारे में, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है इसका मास नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सपोज एनी मास नंबर है और उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी होगी, ये उसकी नेचुरल अबंडेंस होगी। तो इस तरह से इस कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ की मदद से हम उस आइसोटोप का एग्जैक्ट मास नंबर और उसकी नेचुरल अबंडेंस जो है ये क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस सैंपल के अंदर जो आपके सामने ग्राफ ड्रा किया गया इसके अंदर हमें 3 पीक्स मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी पीक्स हैं, 3 पीक्स हैं। तो ये 3 पीक्स जो है ये हमें ये इंफॉर्मेशन कन्वे करती हैं कि आपके पास जो है इस सैंपल के अंदर 3 आइसोटोप्स हैं। कितने आइसोटोप्स हैं, 3, और जिसकी पीक की हाइट जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब इसकी नेचुरल अबंडेंस उस सैंपल के अंदर क्या है, उतनी ज्यादा है। तो इस गिवन सैंपल के अंदर हमारे पास इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं जिनकी नेचुरल अबंडेंस उनकी पीक से और उनका मास नंबर जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर देखा जा सकता है। तो ये आपके पास एक सैंपल है जो कि ग्राफ प्लॉट किया गया है विद द सैंपल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर मास नंबर है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो इनकी परसेंटेज अबंडेंस है। मास नंबर अगर आइसोटोप का 20 है तो उसकी नेचुरल अबंडेंस आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मास नंबर 21 है तो इसकी अबंडेंस जो है वो सैंपल के अंदर बहुत कम है क्योंकि इसकी पीक बहुत नीचे है, और अगर मास नंबर 22 है तो उसकी नेचुरल अबंडेंस भी हम लोग
देख सकते हैं। तो इस ग्राफ से देखकर हमें ये पता चलता है कि सैंपल ऑफ नियॉन के अंदर 3 आइसोटोप्स हैं हैविंग मास नंबर 20, 21 एंड 22, और इन तीनों की जो नेचुरल अबंडेंस है वो भी y एक्सिस के ऊपर इनकी वैल्यू को देखकर हमें पता चल सकता है। तो हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि नियॉन का ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर 20 है उसकी नेचुरल अबंडेंस 21 और 22 वाले आइसोटोप की निस्बत सैंपल के अंदर कहीं ज्यादा है। तो ये थी जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह का ग्राफ जो है ये ऑटोमेटिकली प्लॉट करता है और इससे कैसे जो है वो डाटा जो है वो हम इन्फर कर सकते हैं। अब उसके बाद जो आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर उसकी वर्किंग देखी है, इसी को हम दोबारा से जरा रिकैप के अंदर जो है वो दोबारा से इसको देखते हैं। तो इट इज द टाइम फॉर आवर रिकैप्चुलेशन। सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इज हाउ एन इंस्ट्रूमेंट लुक्स लाइक। देयर आर 5 slits A, B, C, D and E. Between slit A and B there is an heating coil. Between B and C there is electron gun. This is known as ionization chamber, and here is an electron collector also. Between C and D these are perforated plates जिनका काम जो था वो आपके आयंस को एक्सेलरेट करना था। Between D and E there is an magnetic field. इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है इसकी मदद से यहाँ पे आपके आइसोटोप्स की सेपरेशन होगी। देन डिटेक्टर विच इज कॉमनली नोन एज आयन कलेक्टर आल्सो, ये यहाँ पे उस करंट को डिटेक्ट करेगा विच देन विल बी एम्पलीफाइड एंड द रिकॉर्डर विल रिकॉर्ड। तो दोबारा से ये आपके पास स्लिट है जहाँ से सैंपल इंसर्ट होगा। जब ये सैंपल जो है वो ए और बी के दरमियान यहाँ पे आएगा तो हीटिंग कॉइल की मदद से यहाँ पे ये वेपराइज हो जाएगा। जैसे ये वेपर फॉर्म में जाएगा यहाँ पे इनका प्रेशर लो रखना है। प्रेशर लो रखने की वजह, अगर प्रेशर रिलेटिवली हाई होगा तो इन प्रेशर हाई होने की वजह से वेपर्स कंप्रेस होने की वजह से एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, क्राउडिंग ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, हिंड्रेंस होगी, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने हैं वो दोबारा से आपके इन आयंस के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन होकर न्यूट्रल एटम बनाते रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर रिलेटिवली क्या रखना है, लो प्रेशर के ऊपर ही गैसेस की आयोनाइजेशन होती है। तो उसके बाद ये जो वेपर्स बनेंगे ये आपके आयोनाइजेशन चैम्बर में आ जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन के अंदर टंगस्टन मेटल का फिलामेंट होता है जो गर्म करने पे आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन आपके उस एटम के साथ, आइसोटोपिक एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है। तो यहाँ पे ये वाला सिर्फ आपका जो आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस, ही आगे स्लिट सी में से पास करेगा। यहाँ पे हम 500 से 2000 वोल्ट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो इन नेगेटिव प्लेट्स की वजह से ये जो आपके आइसोटोपिक आयंस हैं ये एक्सेलरेट होके स्लिट डी से पास करेंगे और डी और ई के दरमियान आ जाएंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनको सर्कुलर पाथ में यहाँ पे क्या करवाएगा, रिवॉल्व करवाएगा और इनको फॉल करवाएगा एट डिफरेंट प्लेसेस इन द डिटेक्टर। फिर डिटेक्टर से आगे जो आपके मोस्ट मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ्स होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं, उनके अंदर आगे डिटेक्टर से आगे एम्पलीफायर और एम्पलीफायर से आगे रिकॉर्डर लगा होता है। ये रिकॉर्डर का फंक्शन ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन पीछे से आती है ये उसको कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो एट द एंड ऑफ द लेसन हमारी जो है वो आपकी असाइनमेंट है कि जो जो आपने आज के लेक्चर में सीखा है तो उसको कोशिश करनी है आपने कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करना है और जो आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं इनको आपने पूरा करना है। Why the pressure is kept low in vaporization chamber? काफी डिटेल से इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है कि वेपराइजेशन चैम्बर में जो वेपर का प्रेशर है ये रिलेटिवली लो क्यों रखा जाता है। सेकंड पॉइंट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टन एंड डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमने ये टॉपिक के अंदर दोनों चीजें डिस्कस की थी कि एक जो ओल्ड वर्जन था जो सबसे पहले डिजाइन किया था ऑस्टन ने और एक मोस्ट मॉडर्न है डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट इज which element have 3 and 9 isotopes respectively। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन वाले पोर्शन में था कि किस एलिमेंट के 3 और किस एलिमेंट के जो है वो 9 आइसोटोप्स हैं। और लास्ट में which isotopes of hydrogen is most abundant। तो हमने आपको कुछ आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस का एक जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा शो करवाया था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ऐसा है जिसकी नेचुरल अबंडेंस दूसरे से ज्यादा है। So that's all for our today's lecture. Thank you.